हेलो दोस्तों, विकास शर्मा मैथ्स पे आपका स्वागत है। आज हमारी एसएससी जीडी 2023-24 मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज की क्लास नंबर 6 है। इससे पहले हम 5 क्लासेज कर चुके हैं। इससे पिछली वाली क्लास में हमने 20 सवालों की जगह 18 सवाल ही किए थे। तो उनका कारण यह था कि एक क्वेश्चन तो रिपीट हो गया था और एक क्वेश्चन क्लास लेते टाइम कुछ एरर आ गया था। इसकी वजह से वहां पे 18 सवाल ही करा पाए। लेकिन आज की क्लास में हम पूरे 20 सवाल कंप्लीट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको इन क्लासेज की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विकास शर्मा मैथ्स पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये क्लासेज बहुत अच्छी लग रही होगी और आप इन क्लासेज को लेकर बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप इसे लाइक कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो अब ज़्यादा देरी न करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दे रखा है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कितना है? 60 और 4 है। यदि उनका योग 32 है तो इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना होता है? तो इस सवाल को करने से पहले अगर आपने पिछली क्लासें देखी है तो हमने आपको बताया था कि पष्ट संख्या कौन सी? पष्ट संख्या, एक मिनट, पष्ट संख्या मल्टीपल सेकंड संख्या क्या होता है? एलसीएम मल्टीपल एचसीएफ होता है। क्या होता है? एलसीएम मल्टीपल एचसीएफ होता है। और हमने आपको बताया था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab क्या लिख सकते हैं? 4ab। और a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab आप इसे लिख सकते हो। तो ये चीज़ आप सभी लोगों को क्लियर है? आपने इनसे पहले वाली क्लासें देखी होगी तो आप इन चीज़ों को वहाँ पे सीख लिया होगा। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दे रखा है। और प्रोडक्ट नहीं, एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है। तो फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या का प्रोडक्ट क्या होगा वो आपको पता चलेगा। तो आपको इनका अंतर निकालना है। क्या निकालना है? आपको निकालना है a माइनस बी, आपको निकालना है। तो a माइनस बी आप कैसे निकालेंगे? तो a माइनस बी इसका होल स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और क्या होता है? माइनस 4ab। तो a प्लस बी कितना है? a प्लस बी हमें दे रखा है 32, तो 32 का स्क्वायर माइनस 4। a कितना है? a हम कुछ भी मान लेते हैं, 60 मान लो, दोनों में से कुछ मान लो। और b कितना मान लेंगे? फिर 4 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? b हम 4 मान लेंगे। तो अब हम क्या करते हैं? 32 का स्क्वायर क्या होता है? आप लोगों को बताना है 32 का स्क्वायर। तो 32 का स्क्वायर होता है 1024। माइनस क्या करोगे? इनको मल्टीपल कर दोगे। तो 6 4 24, 24 और 4 96, तो 960। तो कितना निकल के आया? ये निकल के आया हमारे पास 64। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? क्या होता है? हमारे पास 64 आया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस स्क्वायर को हटा देंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे? स्क्वायर रूट कर देंगे। तो a माइनस बी हमारे पास निकल के आया है 8। क्या निकल के आया है? 8 निकल के आया है। तो इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो है 8। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। ठीक है, अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है जिसमें आपको दे रखा है कि 6 संख्याएं हैं n1 n2 n3 n4 n5 और n6। इनका जो औसत है वो a है। प्रत्येक संख्या से 5 घटाया जाता है, नया औसत क्या होगा? अगर आपने पिछली क्लासें देखी है तो वहां पर हमने बताया है कि जब आपको डेटा दे रखा हो और उनका आपको औसत निकालना हो तो उन डेटाओं के अंदर जो सेम चेंजेस होते हैं, सभी डेटाओं के अंदर एक सेम चेंज होगा, वही चेंज किसके अंदर होगा? उनके एवरेज के अंदर होगा।
मतलब औसत के अंदर होगा। अगर उन डेटाओं से सेम संख्या घटाई जाती है तो एवरेज से भी सेम संख्या ही घटाई जाएगी। अगर उन डेटाओं के अंदर सेम संख्या ऐड की जाती है तो एवरेज के अंदर भी सेम संख्या ही ऐड की जाएगी। या फिर उनके जो डेटा हैं उनको सेम संख्या से मल्टीपल किया जाता है तो एवरेज को भी उसी सेम नंबर से मल्टीपल किया जाएगा। डिवाइड किया जाता है तो एवरेज को भी डिवाइड किया जाएगा। जो भी चेंजेज उन डेटाओं के अंदर हो रहा है वो ही चेंज एवरेज के अंदर होगा। तो यहाँ पे डेटाओं के अंदर क्या चेंज हो रहा है, -5 किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, -5 किया जा रहा है। तो एवरेज से क्या हो जाएगा, एवरेज से भी -5 हो जाएगा। तो नया औसत क्या निकल के आया है, नया औसत निकल कर आया है आपके सामने A-5। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। क्लियर, क्या आप सभी लोगों को ये चीज क्लियर है? अगर आप लोगों को ये चीज क्लियर है तो यस या नो के अंदर आप हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दीजिए। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, जिसमें आपको दे रखा है कि 20% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 36% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? तो हमने आपको पहले भी बता दिया था कि अगर आपको डिस्काउंट दे रखा हो और आपको लाभ या लॉस दे रखा हो तो सीपी और एमपी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच जो रेशो है वो कैसे निकाला जाता है, फिर से दोबारा से सीख लेते हैं। हमने पहले भी बता दिया था। तो जो सीपी होगा और ये एमपी होगा। सीपी क्या होगा, सीपी होगा 100 माइनस डिस्काउंट जो क्या है 20, और ये होगा 100 प्लस प्रॉफिट जो कितना है 36। तो कितना हो गया अपने पास, ये हो गया 80 और ये कितना हो गया है, ये 136 हो गया है। कितना हो गया है, 136 हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इसे कैंसिल करते हैं। किससे, हमने इसे 8 से कैंसिल किया, ये 10 आया, और हमने इसे 8 से कैंसिल किया, ये कितना आया, ये 17 आया। तो कितना ज़्यादा है, सीपी से एमपी कितना ज़्यादा है, तो यहाँ देखोगे आप 7 ज़्यादा है। 7 कितने पे ज़्यादा है, 7 है 10 पर ज़्यादा। तो 7/10 की वैल्यू क्या होती है परसेंटेज के अंदर, 70%। कितनी होती है, 70% होती है। अब ये 70% कैसे आया, तो अगर आपको ये निकालना हो तो 7/10 को आप 100 से मल्टीपल कीजिए, आपके पास 70% निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। ठीक है, आप सभी लोगों को ये सवाल समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगर आपको किसी भी सवाल के अंदर कोई दिक्कत आती है, अगर समझ में नहीं आता है, तो आप वीडियो को दोबारा से देखिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है उस सवाल के अंदर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख दीजिए। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है कि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में एक मूलधन में 70% की वृद्धि होती है। 8,000 रुपये पर 3 वर्ष बाद समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो ये 70% हुआ है, कितना हुआ है, 70% हुआ है। कितने वर्षों में हुआ है, 7 वर्षों में। तो हम क्या करेंगे, 7 का भाग दे देंगे। तो 1 साल का जो ब्याज दर है वो निकल के आया हमारे पास 10%। कितना निकल के आया है, 10% निकल के आया है। अब हमें बताना है 8,000 पर 3 वर्ष बाद 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज। तो क्या करते हैं, जो 10% होता है वो फर्स्ट ईयर के अंदर, फर्स्ट साल में तो 10% ही रहता है, या वो चक्रवृद्धि ब्याज हो या फिर साधारण ब्याज हो। अगले दूसरे साल में वो क्या हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज से 21 हो जाता है। तीसरे साल में चक्रवृद्धि ब्याज से हो जाता है 33.1 हो जाता है, और चौथे साल में कितना हो जाता है, 46.41 हो जाता है। तो आपको क्या पूछा जा रहा है कि 3 वर्ष बाद समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, ये आपको बताना है 8,000 के ऊपर। तो यहाँ कितना है चक्रवृद्धि ब्याज, 33.1 है, और किस पर बताना है, 8,000 पर बताना है। तो 8,000 का 1% कितना होता है, 80। तो आपको 80 से मल्टीपल कर दीजिए, कितना गया 8, 24, 8 3 24 का 4 और 8 3 24 26। तो कितना निकल के आया आपके सामने, जीरो से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो 2648 आपका आंसर होगा। 8,000 पर 3 वर्ष का जो ब्याज निकल के आया है वो है 2648। ये कौन से ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर 4 के अंदर आपका आंसर होगा। ठीक है,
आप सभी लोगों को ये चीज़ क्लियर है? अगर क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में देखते हैं क्या दे रखा है। अगले सवाल में फिर सीआई का क्वेश्चन आ गया है, जिसमें आपको दे रखा है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में राशि 216 गुनी हो जाएगी। अगर आप इनसे पहले वाली क्लासें देखे होंगे तो वहाँ पर भी हम या 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे करा रखे हैं और वहाँ पर हमने बताया था कि ये चीज़ कैसे होती है। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 4 वर्षों में 6 गुनी हो जाती है। कितनी गुनी हो जाती है? 6 गुनी। जो ये 6 गुनी हो रही है वो कितने वर्षों में हो रही है? 4 वर्षों के अंदर हो रही है। तो क्या है? 6 की पावर 1। ये 216 देखोगे तो 216 से क्या पता चला आपको? 216 क्या है? 216 और कुछ नहीं है, ये 216 6 की पावर 3 है। क्या है? 6 की पावर 3 है। जब ये 1 पावर 3 बन रही है तो क्या हो रहा है? ये 3 से मल्टीपल हो रही है। जब ये पावर 3 से मल्टीपल हो रही है तो समय भी क्या होगा? 3 से मल्टीपल होगा। तो कितना आएगा मल्टीपल होके? 12। तो ये 12 वर्ष के अंदर खुद की 216 गुनी हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। ठीक है, आप सभी लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके पास है कि यदि 3 संख्याएं 3:5:7 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापवर्त्य 2415 है तो दूसरी संख्या और पहली संख्या के बीच का अंतर आपको बताना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमने ये चीज़ पहली जो इससे पहले वाली क्लासेज है वहाँ भी बता दी थी, लेकिन यहाँ पर भी बता देते हैं। कोई संख्या है अपने पास, क्या है? HX, HY और HZ, ये 3 संख्याएं हैं। अब ये 3 संख्याएं हैं तो इनका HCF क्या होगा? इनका जो HCF होगा वो निकल के आएगा यहाँ पे H। क्या है? H है, क्योंकि तीनों नंबर्स के अंदर H कॉमन है। क्या कॉमन है? H कॉमन है। ये आ गया HCF। लेकिन जब LCM निकाला जाए तो क्या निकल कर आएगा? जब LCM निकाला जाए तो निकल कर आएगा, क्या उठाए? एक तो हमने H उठा लिया। अब H सब संख्याओं के अंदर है तो H उठा लिया एक, फिर क्या उठाया? X उठाया, फिर Y उठाया, फिर Z उठाया। तो एलसीएम क्या निकल के आया? HXYZ। तो इससे आपको क्या पता चला? जब आपके पास एलसीएम दे रखा हो तो वहां पर एक फैक्टर तो होगा उसका HCF और बचे फैक्टर होंगे उन संख्याओं का रेशो। क्या होगा? उन संख्याओं का रेशो होगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में आपको HCF एलसीएम दे रखा है और HCF नहीं दे रखा, और क्या दे रखा है आपको? तीनों संख्याओं का रेशो दे रखा है। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम हमारे पास होता है HCF मल्टीपल तीनों जो संख्याएं दे रखी है उन रेशो, उनका रेशो का मल्टीपल। तो 3 मल्टीपल 5 मल्टीपल 7 इक्वल क्या है? 2415। क्या है? 2415 है। अब हम 7×3 21 से इसे डिवाइड करते हैं। एक बार गया, बचा 3, 31, फिर कितना? एक बार गया, फिर बचा कितना? 5। कितना हो गया? 105। तो ये 115 बार कट गया। फिर हम क्या करते हैं? 5 से कैंसिल करते हैं। जब हमने इसे 5 से कैंसिल किया तो ये कितनी बार जा रहा है? 23 बार। कितनी बार जा रहा है? 23 बार जा रहा है। तो HCF आपके पास क्या निकल के आया है? तो HCF आपके पास निकल के आया है 23। और आपसे पूछा क्या है? दूसरी और पहली संख्या के बीच आपको क्या बताना है? अंतर बताना है। तो दूसरी संख्या क्या है? 5 है और पहली संख्या क्या है? 3 है। तो दूसरी और पहली संख्या के अंदर जो अंतर है वो कितना है? 2 का अंतर है। कितने का अंतर है? 2 का। किससे मल्टीपल करेंगे? HCF से। कितने? 23 से। तो कितना आंसर आया आपके सामने? 46। तो पहली और दूसरी और पहली संख्या के बीच का जो अंतर है वो निकल कर आया है 46। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप सभी लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस क्वेश्चन को आप कीजिए जब तक मैं पानी पी लेता हूं।
आप सभी ने इस क्वेश्चन को करने की कोशिश की होगी। अब आप स्क्रीन की तरफ देखिए। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ए, बी और सी एक साथ कार्य करते हुए एक निश्चित कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। ए बी से 20% अधिक दक्ष है और सी बी से 50% कम दक्ष है। बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये आपको बताना है। तो चलो क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में आपको दे रखा है ए और बी की दक्षता का रेशो। ए बी से 20% अधिक है, तो 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। अगर आपके पास दे रखा है, अगर बी कितना है 5 है, तो ए कितना अधिक है? 5 पर 1 अधिक है, तो ए 6 है। ठीक है। आगे आपको दे रखा है कि सी बी से 50% कम है। जो सी है वो क्या है? बी से 50% कम है, तो 50 का मतलब क्या है? 1/2। तो अगर बी 2 है तो सी कितना है? 1 है। अब क्या करते हैं, इनका रेशो सिंप्लीफाई करते हैं इन्हें। ए इससे मल्टीपल हो जाएगा, कितना हो गया? 12। ये इससे मल्टीपल हो जाएगा, कितना हो गया? 10। और ये इससे मल्टीपल हो जाएगा, कितना गया? 5। तो इन तीनों का जो रेशो आया है एफिशिएंसी का, वो कितना निकल के आया है? 12/10/5 निकल के आया है। क्या निकल के आया है? 12/10/5 निकल के आया है। और ये तीनों मिलकर जब कार्य कर रहे हैं तो कितने दिनों में पूरा कर ले रहे हैं? तो ये जब तीनों मिलते हैं, जब इनको हम ऐड कर देंगे तो कितना हो गया? 12 और 10 कितने हो गए? 22। 22 और 5 27। तो 27 मल्टीपल 10, तो टोटल काम हो गया है 27 मल्टीपल 10 है। तो ये कह रहा है कि बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो बी की एफिशिएंसी क्या है? बी की एफिशिएंसी है 10। कितनी है? 10 है। तो 10 का भाग दे दीजिए, 10 से 10 कैंसिल। तो बी अकेला उस कार्य को 27 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा? 27, जो ऑप्शन 2 सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। क्लियर है? अगर आप सभी लोगों को ये चीज़ क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? यहां पर आपको दे रखा है कि 6225 रुपए की धनराशि को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 4 गुना, दूसरे भाग के 5 गुने और तीसरे भाग के 7 गुने के बराबर है। तो पहले और दूसरे भाग के बीच का अंतर कितना है, ये आपको बता देना है। जो पहला भाग है, पहले भाग को हमने क्या मान लिया? ए। पहले भाग को हमने मान लिया ए। तो कह रहा है कि ए का 4 गुना, ए का कितना? 4 गुना इक्वल है, दूसरे भाग को हमने मान लिया बी, बी का 5 गुना इक्वल क्या है? तीसरे भाग को हमने सी मान लिया, सी के 7 गुने के इक्वल है। अगर आपको कहीं भी ऐसा पैटर्न दिख जाए, जो ये पैटर्न बन रहा है, तो इनका रेशो कैसे निकाले वो मैं आपको बता देता हूं। रेशो निकालना है ए रेशो बी रेशो सी। वो कैसे निकालना है? जब आप ए का रेशो निकालोगे तो आपको क्या करना है? बी के जो बी और सी के साथ है उसको मल्टीपल कर देना है, तो कितना आ गया? 35। फिर आपको बी का रेशो निकालना है, तो जब बी का रेशो निकालना हो तो आपको क्या करना है? ए और सी के साथ जो भी संख्या उसको मल्टीपल कर देना है, तो कितना आ गया? 28। कितना आ गया है? 28 आ गया है। जब सी का निकालना हो तो बी और ए को मल्टीपल कर देना है, कितना आ गया है? 20। कितना आ गया? 20 आ गया है। तो ए बी और सी का रेशो अब आपके सामने है। तो टोटल ऐड करेंगे तो कितने हो गए हैं? जब इनको ऐड किया जाता है तो ये अपने पास निकल कर आते हैं 20 और 28, और 35 और 28 कितने हो गए हैं? 63। 63 और 20 कितने हो गए हैं? 83 हो गए हैं। टोटल हैं 83। और इनकी जो वैल्यू है वो कितनी है? 6225। और आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है कि पहले और दूसरे भाग के बीच का अंतर। पहले और दूसरे भाग के बीच का अंतर कितना है? 7 है। कितना है? 7 है। जब आपको 7 दिख जाए जो कि एक प्राइम नंबर है, तो आपको क्या करना है? आपको ऑप्शन की तरफ देखना है। कौन सा ऑप्शन है जो 7 से डिवाइड हो रहा है?
ऑप्शन नंबर 4 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, ऑप्शन नंबर 3 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, ऑप्शन नंबर 2 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही है जो 7 से डिवाइड हो रहा है, इसे आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो। तो आपका आंसर क्या निकल के आया है? ऑप्शन नंबर 1 जो 525 है। ठीक है, आगे आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है जिसमें आपको दे रखा है कि 2021 में एक क्रिकेट टीम है जो 225 मैचों में से 80% मैच जीतना चाहती है। पहले ही खेले गए 120 मैचों में से सफलता की दर 70% है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष मैचों की सफलता दर कितनी होनी चाहिए, ये आपको बतानी है। तो यहां पे कितने हैं? 225 मैचें हैं, उनमें से 120 मैच खेल चुके हैं। तो 225 में से जब आप 120 हटाओगे, घटा दोगे यार, तो कितने निकल के आएंगे? ये निकल के आएंगे 105। तो दोनों का रेशो क्या है? 120 रेशो 105। जब आप कैंसिल करोगे, किससे कैंसिल करोगे? 5 से कैंसिल करोगे, तो ये कितना निकल के आया? ये 21 और ये 24। ठीक है, तो 24 निकल कर आया है। अब आपको यहां पर दे रखा है कि जो इसने 24 मैच खेले हैं, जो 24 मैच खेले हैं उनमें उनकी जो जीतने की सफलता दर है वो 70% है। कितनी है? 70%। और टोटल जो कितना जीतना चाहते हैं? 80% ये जीतना चाहते हैं। ठीक है, तो अब ये तो 70% है, कम जीत रहे हैं। कितना कम जीत रहे हैं? ये 10 कम जीत रहे हैं। कितना कम जीत रहे हैं? 10 कम जीत रहे हैं। तो 24 पे कितना कम जीतेंगे? तो 24 को 10 से मल्टीपल कर दीजिए, तो कितना कम जीतेंगे? -240%। कितना कम जीतेंगे? -240%। अब ये -240% कम जीत रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो ये 21 है, अभी 21 बचा है, ये वाला पार्ट, इनको 280 से 240% ज़्यादा जीतना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? 240/21 कर देंगे। क्या किया हमने? 240/21। तो अब 21 का जब आप भाग दोगे तो कितनी बार जा रहा है? एक बार, फिर 30 बचा, फिर एक बार, फिर 7 बचा, कितना बचा? 9 बचा। 9/21, तो 9/21 को आप लिख सकते हो 3/7। तो जो ये वाला पार्ट है वो इन्हें 11 सही 3/7% ज़्यादा जीतना है। तो जीतना कितना है इसमें ऐड कर दीजिए। जब आप इस नंबर को ऐड करोगे 11 सही 3/7 को, तो निकल कर आएगा आपके पास 91 सही 3/7%। तो जो शेष मैच बचे हैं 105, उनको 91 सही 3/7% मैच जीतने हैं उनमें से। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। ठीक है, आप सभी लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने बोर्ड मास का है। बोर्ड मास का रूल आपको पता ही होगा क्या होता है, तो हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगर आपको पता नहीं बोर्ड मास का, तो जो हमने इसमें पहले क्लास ली थी, क्लास नंबर 1, जो प्रैक्टिस सेट था हमारा, क्लास नंबर 1 था, उसको जाकर देखिए, वहाँ पर हमने इसे डिटेल में बताया था। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? जो कोष्टक है, ब्रैकेट है, उसको सोल्व करेंगे। तो कोष्टक क्या है? ये वाला। 4 का भाग दो 72 के अंदर, कितनी बार जा रहा है? कितनी बार जा रहा है? 18 बार। कितनी बार गया? 18 बार गया है। 18 को माइनस करो 22 में से, कितना बचा? 4 बचा है। तो यहाँ पे 4 बच गया। फिर क्या हुआ? इसको मल्टीपल कीजिए, का आ गया है, का आ गया तो क्या हो जाएगा? ये मल्टीपल होगा, तो मल्टीपल हो गया, कितना गया? 22। तो 22 का भाग दीजिए, कितनी बार गया? 4 बार गया है। कितनी बार गया है? 4 बार गया है। तो कोष्टक में क्या है? 4 माइनस 4, कितना गया? 4 माइनस 4 है। तो कितना निकल के आया है? 0। कितना? 0। और ये है 8, तो 8 माइनस 0 कितना होता है? 8 होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर। ठीक है, ये सवाल सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि पुनीत
60 किलोमीटर पर घंटे की गति से अपने कार्यालय जाता है और 90 किलोमीटर पर घंटे की गति से अपने घर लौटता है, पूरी यात्रा के लिए पुनीत की औसत गति क्या होगी? अगर आपने अब तक नोटिस किया होगा तो जो इसका स्पीड है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है, उस टॉपिक से इस टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो क्या आपको ये टाइप इंपॉर्टेंट नहीं लग रही? मेरे हिसाब से आपको इस टाइप को अच्छे से समझ लेना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, जो एवरेज स्पीड होती है अपने पास, वो कैसे निकाली जाती है? वो निकाली जाती है 2 मल्टीपल S1 मल्टीपल S2 बटे S1 प्लस S2, ऐसे आपसे एवरेज स्पीड निकाली जाती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 2 मल्टीपल S1 कितना है 60, S2 कितना है 90, दोनों को ऐड करेंगे S1 S2 को कितना आएगा 150, कितना आ गया 150, कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 15 4, 4 दूनी 8 और 8 9 72। तो जो एवरेज स्पीड है वो निकल के आई है 72 किलोमीटर पर हावर। क्या निकल के आई है? 72 किलोमीटर पर हावर है। तो आपको एवरेज स्पीड निकालने के लिए ये फॉर्मूला आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगर आपको क्वेश्चन में कोई रेशो दे रखा हो और दूसरा एक रेशो दे रखा हो जो आपको बनाना है किसी चीज को मिला करके, तो आपको क्या करना चाहिए? उसमें आपको करना चाहिए कि वहां से एक को उठा लेना है दोनों चीजों में से। तो वो कौन सी चीज उठानी है? जो आपको मिलानी है। क्या मिलानी है? पानी मिलाना है। तो पानी कितना है यहाँ पे? 2 है। कितना है? पानी 2 है। कितने पर है? 2 और 3 5 पर है। ठीक है, और मिलाना क्या है? पानी, जो कि 1 है, क्योंकि पानी ही मिलाना है तो 100% पानी ही मिलाना है। तो हम फ्रैक्शन में जब डिनोट करते हैं तो 100 को 1/100% को 1/1 से डिनोट करते हैं, जिसे आप 1 लिख सकते हो। फिर बनाना क्या है? ये बनाना है ये वाला रेशो जो आपको दे रखा है। यहाँ पे पानी कितना है? 2 है, और टोटल कितने हैं? 2 और 1 3 है। कितने हो गए? 3 हो गए। अब हम क्या करते हैं, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे और इनको मल्टीपल कर देंगे। ये सिंप्लीफाई करने के लिए है, आप वैसे भी इसे कर सकते हो। तो हमने 15 से मल्टीपल कर दिया है सभी संख्याओं को। फिर क्या करते हैं, 15 से मल्टीपल किया 3 बार, तो ये कितना निकल के आया है? 3 6, कितना आया? 6 आ गया है। ये 15, यहाँ पे 5 से मल्टीपल किया तो ये कितना आया? 10। अब इनके बीच अंदर कितना है? 5 और 10 के, 15 और 10 के बीच कितना आ गया? 5। और 6 और 10 के बीच का अंतर कितना है? 4। तो इन दोनों के बीच में रेशो आया है 5:4। क्या है? 5:4। ये क्या था? ये इनिशियल वैल्यू थी। क्या थी ये? इनिशियल वैल्यू थी स्टार्ट की। और ये क्या थी? फाइनल वैल्यू थी। इनिशियल वैल्यू के अंदर क्या था? जो मिश्रण था वो कितना था? 75% था। कितना गुना? 15। तो एक की वैल्यू कितनी है? 15। और फाइनल वैल्यू के अंदर जो किसके लिए आया था? पानी के लिए। तो पानी का जो वैल्यू होगा, पानी कितना होगा? क्या होगा? 15 से मल्टीपल कर दीजिए, कितना आया? 60। तो फाइनल में जो मिश्रण है उसके अंदर जो पानी है वो कितना है? 60 लीटर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, जहां आपको दे रखा कि 5 संख्याएं हैं, पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का क्या है? 5/6 है। यदि सभी पांचों संख्याओं का औसत 26 है तो 5वीं संख्या कौन सी थी? ये आपको बतानी है। ये देखिए आप, क्या अपने पास 5 संख्याएं थी। क्या थी? 5 संख्या, जिनमें से पहली 4 संख्या है, और ये क्या है? अलग है 5वीं संख्या। ये 5वीं संख्या है। अब 5वीं संख्या का, जो 5वीं संख्या का 5/6, अगर 5वीं संख्या 6 है तो बाकी की 4 संख्याएं हैं उनका एवरेज कितना होगा? जो उनका एवरेज होगा 5।
अगर पांचवी संख्या 6 है तो बाकी की संख्याओं का एवरेज कितना होगा? 5 होगा। जबकि एवरेज कितना आ रहा है? एवरेज आ रहा है 26। कितना आ रहा है? 26 आ रहा है। ठीक है। अब इधर देखिए आप, अब हम यहाँ क्या करते हैं, हम इन्हें x मान लेते हैं। 5x और ये 6x हो गया। क्या हो गया? 5x और 6x। तो ये टोटल कितनी है? ये टोटल है अपने पास 20x। ये टोटल कितनी है? ये 6x। प्लस क्या है? प्लस है हमारे पास 26। 26 क्या है? एवरेज है। तो टोटल योग कितना होगा? टोटल योग होगा अपने पास 5 से मल्टीपल करके। तो अब हमारे पास निकल के क्या आया है? 5 चौक 20 और ये 26। तो 26x इक्वल है 26 मल्टीपल 5। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई? एक कैंसिल। तो x की वैल्यू यहां से निकल के आई है 5। क्या निकल के आया है? x की वैल्यू 5 निकल कर आई है। तो पांचवी संख्या कौन सी होगी? तो हम क्या करेंगे, पांचवी संख्या निकालने के लिए यहां पर 5 से मल्टीपल कर दीजिए। तो पांचवी संख्या निकल कर आएगी 30। क्या निकल के आएगी? पांचवी संख्या होगी 30। 36 नहीं होगी, ये होगी 30। क्या होगी? 30। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। क्लियर? क्या आप सभी लोगों को ये चीज क्लियर है? अगर क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है टाइम एंड वर्क का, जिसमें आपको दे रखा है कि ए एक कार्य का 5/7 भाग पूरा करने में 15 दिन लेता है। जो ए है वो कोई कार्य करता है, उसका 5/7 भाग, कितना? 5/7 भाग पूरा करने का 15 दिन लेता है। कितना दिन लेता है? 15 दिन। तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा? पूरे काम में कर देगा। 5 से 5 कैंसिल। तो ए पूरे काम को करेगा, 7 को 3 से मल्टीपल कर दीजिए, 21 दिन में। तो ए उस काम को कर लेगा 21 दिन के अंदर। 21 दिन के अंदर वो काम को पूरा कर लेगा। तो ए करेगा 21 दिन। ठीक है। तो ए 21 दिन में पूरा काम कर लेगा। अब बी है, वह बी की सहायता से कार्य को 12 दिनों में करता है। तो ए प्लस बी मिलकर कार्य को करते हैं 12 दिनों में। तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आपको बताना है। तो इनका एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 21 और 12 का एलसीएम होगा 84, 84। इनकी एफिशिएंसी क्या निकल के आएगी? इनकी एफिशिएंसी निकल के आएगी ए की 4 और ए प्लस बी की आएगी 7। क्या निकल के आएगी? ए की 4 और ए प्लस बी की 7। जब आपको दे रखा है कि ए 4 है और ए प्लस बी 7 है, तो बी कितना होगा? 3 होगा। कितना होगा? 3 होगा ए। तो अब हम क्या करते हैं, टोटल काम 84 है, बी कितने दिनों में पूरा कर सकता है? 3 से डिवाइड कर दीजिए। कितनी बार गया? 28 बार। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। अगला सवाल आपके सामने है, जिसमें आपको दे रखा है कि पीयूष 8 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रहा है और वह हर तीसरे किलोमीटर के अंत में आराम करने के लिए 5 मिनट के लिए रुकता है। पीयूष को 56 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। तो आप मुझे बताइए, समय के लिए आप क्या करते हैं? जब आपको समय निकालना हो तो आप क्या करेंगे? समय इक्वल होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। क्या होता है? डिस्टेंस बटे स्पीड क्या होता है? समय होता है। तो यहां पर जो टाइम निकल कर आएगा वो टाइम कितना होगा? टाइम होगा 56/8। कितना हो गया? 7। कितने हो गए? 56/8 कितने हो गए? 7 हो गए हैं। तो टाइम कितना निकल के आया है? 7 आवर निकल के आया है। लेकिन एक चीज और दे रखा है कि वह हर तीसरे किलोमीटर के अंत में 5 मिनट का ब्रेक लेता है। हर तीसरे किलोमीटर के अंत में वो कितने मिनट का ब्रेक लेता है? 5 मिनट का ब्रेक लेता है। तो टोटल क्या अपने पास? 56 किलोमीटर। तो हर तीसरे किलोमीटर में ब्रेक लेता है। तो वो 56 किलोमीटर के अंदर कितना ब्रेक लेता है? तो हम क्या करेंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे। जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 18 3 54। तो 18
18 बार ये क्या करेगा, ब्रेक लेगा, क्योंकि 18 बार जब ये ब्रेक लेगा, जब कितना हो जाएगा, 54 किलोमीटर हो जाएगा। और जैसे ब्रेक खत्म होगा तो 3 किलोमीटर और चलेगा, तो 3 किलोमीटर न चलने की जगह वो 2 किलोमीटर चलकर ही उस दूरी को समाप्त कर लेगा। तो कितना ब्रेक लेगा ये, 18 बार ब्रेक लेगा 56 किलोमीटर की दूरी तय करने में। और हर ब्रेक के अंदर वो कितना मिनट रुकता है, तो हर ब्रेक के अंदर वो 5 मिनट रुकता है। तो कितना हो गए, 90 मिनट हो गए, जिन्हें आप लिख सकते हो 1 घंटा 1 आवर और 30 मिनट। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो आंसर क्या निकल के आया है, आंसर निकल के आया 8 आवर और 30 मिनट। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, फिर ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। क्लियर, क्या आप सभी लोगों को ये चीज क्लियर है? अगर क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, जिसमें आपको कोई डेटा दे रखा है। वो डेटा है 35, 39, 41, 46 और 27 और x का औसत 38 है। तो आपको x का मान निकालना है। ये एवरेज का एक बेसिक सवाल है, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, आपको सिखाया गया होगा बचपन से कि किसी भी संख्याओं का एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, संख्याओं का योग, सम ऑफ नंबर्स बटे टोटल नंबर, ये आपको सिखाया गया होगा। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना। क्या नहीं करना, आपको इस सवाल को ऐसे सोल्व नहीं करना। तो कैसे सोल्व करना है वो मैं आपको बताता हूं। आपके पास संख्या है 35, 39, 41, 46, 27 और x, और इनका सम है आपके पास 38। कितना है, 38 है। तो अब आइए, जो ये 38 क्या है, एवरेज है, सम नहीं है, एवरेज। ये 38, तो पहली संख्या 38 से कितना कम है, पहली जो संख्या है वो 38 से कितना कम है, -3 है। दूसरी संख्या +1, 1 ज़्यादा है। तीसरी संख्या कितनी है, ये वाली 41, कितनी ज़्यादा है, +3 ज़्यादा है। चौथी संख्या 46 और कितनी ज़्यादा है, +8। और ये वाली संख्या है वो कितना कम है, ये कम है 11, -11 है। कितनी कम है, -11 है। तो ओवरऑल आपके पास क्या रिजल्ट निकल के आया है, तो ओवरऑल आपके पास रिजल्ट निकल के आया है, इस 11 से ये प्लस के 11 कैंसिल, और ये है -2। तो ओवरऑल रिजल्ट निकल के आया है कि ये -2 कम है 38 से। अब -2 कम है, लेकिन बनाना तो हमें 38 है। तो अब हम क्या करेंगे, तो जो ये x है इसको 2 ज़्यादा करेंगे 38 से। तो कितना हो जाएगा, 38 + 2 कितना हो गया, 40। तो जो x है वो कितना है, 40 है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल तो आप सभी लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अगला सवाल है, जिसमें आपको दे रखा है कि A अकेला 40 दिनों में एक कुर्सी बना सकता है और B वही कुर्सी 24 दिनों में बना सकता है। यदि A और B एकांतर दिनों पर काम करें, एक दिन B A करेगा, एक दिन B करेगा, और A पहले दिन काम करता है, तो फिर कुर्सी कितने दिनों में पूरी होगी, ये आपको बताना है। तो जो A है, कौन है, A कितने दिनों में कुर्सी बनाता है, 40 दिनों में। B कितने दिनों में बनाता है, B बनाता है 24 दिनों में। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो होगा 24 और 40 का 120। इनकी एफिशिएंसी क्या होगी, ए की एफिशिएंसी 3 होगी और बी की एफिशिएंसी 5 होगी। क्या होगी, ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी 5 होगी। तो यहाँ पर ए काम स्टार्ट करता है, फिर ए एक दिन काम करता है, दूसरे दिन बी, फिर ए फिर बी, फिर ए फिर बी, ये चलता ही रहता है। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 3। बी एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करते हैं। टोटल दोनों काम कितने करते हैं, 8 काम कर लेते हैं। कितने दिन के अंदर, 2 डेज के अंदर। तो ए और बी 2 दिन में 8 काम कर लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, 8 से इसे डिवाइड करेंगे, कितनी बार गया, 15 बार।
और 15 को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीपल कर दें, क्योंकि जो ये काम हो रहा है वो 2 दिन के अंदर हो रहा है। तो कितना निकल के आया है, वो हमारे पास निकल के आया है 30 डेज। कितना निकल के आया है, 30 डेज निकल कर आया है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। तो दोनों अगर उस काम को एकांतर रूप में करते हैं, एक दिन एक करता है और एक दिन बी करता है, तो उस कुर्सी को पूरी तरह बनाने के लिए 30 दिन चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपको दे रखा है कि यदि एक विकर्ण वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज आप मुझे बताइए, ये कोई वर्ग है जिसकी भुजा ए है, तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, सेम होती है, और इसका विकर्ण क्या है, ये है। तो ये क्या हो गया, ये एक ऐसी आकृति बन गई, ये ए है, ये ए है, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गई। और वर्ग के अंदर जो सभी कोण होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के, तो ये भी 90 डिग्री का। तो ये क्या बना, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेनस आप कैसे निकालते हो, तो हाइपोटेनस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको बेस स्क्वायर जो ए स्क्वायर हो गया प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर जो भी ए है, ए स्क्वायर हो गया। तो हाइपोटेनस आपके पास निकल कर आया है 2a² का रूट, जो क्या होगा, √2a। तो हाइपोटेनस कितना हो गया, √2a हो गया है। अगर इसकी जो भुजा है वो a है तो जो विकर्ण होगा वो कितना होगा, √2a होगा। तो हमें यहाँ पे दे रखा है विकर्ण, जो विकर्ण कितना है, √2a है, इक्वल है कितने के, 14। तो a की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू निकल के आएगी जब ये इधर आएगा तो 7√2, कितनी आ गई, 7√2 आ गई है a की वैल्यू। तो जब हमें a की वैल्यू पता चल गई है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, a², क्या होगा, a² होगा, जो कितना होगा, इसका स्क्वायर कितना हो गया, 196, और 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49 मल्टीपल 2 कितने हो गए, 98। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकल के आया है 98 सेमी स्क्वायर, तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल में आपको दे रखा है कि ए और बी क्रमशः 28,000 और 14,000 ने 42,000 रुपए के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए 8 महीने के लिए और बी 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,125 रुपए है तो बी का हिस्सा क्या होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो लाभ है वो किस रेशो में डिवाइड होगा। तो जो लाभ डिवाइड होगा, जैसे आप ये मान लीजिए, जैसे कोई कैपिटल 1 है और टाइम क्या है, T1 है, और यहाँ पे क्या है, कैपिटल 2 है और टाइम T2 है। इसने ये कैपिटल 1 टाइम T1 समय के लिए इन्वेस्ट की, और इस बंदे ने जो ये वाला है, इसने तो जो C1 कैपिटल है वो टाइम T1 के लिए इन्वेस्ट की, और इसने C2 कैपिटल टाइम 2 के लिए इन्वेस्ट की। तो इनका जो प्रॉफिट होगा, उनके अंदर जो इनकी हिस्सेदारी होगी वो किस रेशो के अंदर होगी, तो ये कैपिटल और टाइम दोनों के मल्टीपल के रेशो के अंदर होगी। ठीक है, तो अब हम सवाल को करते हैं। सवाल को करने से पहले आप जो ये दे रखा है, कैपिटल दे रखा है, उनको यहीं कैंसिल कर लीजिए, रेशो के अंदर कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये 2 कैंसिल हो गई और ये 3 0 कैंसिल हो गई, और ये तो क्या है, ए है और ये बी है। ठीक है, अब ए कितना बचा, 28 को डिवाइड कीजिए 14 से 2 और 42 को कीजिए 3। टाइम कितना है, 8 महीने, और ये 1 वर्ष के लिए निवेश करता है बी, तो बी के पास टाइम कितना है, 12 महीने है। अब दोनों का जो रेशो होगा, 8 से कैंसिल कीजिए 2, और ये 4 से कैंसिल किया तो, और ये 3। तो ये इनका जो प्रॉफिट का रेशो होगा, ए का तो होगा 4 और बी का कितना होगा, 9। कितना होगा,
9 होगा। और 4 और 9 दोनों को ऐड करके 13 की वैल्यू हमें दे रखी है 21,125। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 13 से डिवाइड कीजिए आप। जब आप इसे 13 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या आएगा आपके पास, तो 13 से डिवाइड करो 1, फिर कितना बचा अपने पास 8 और 81, 13 7 कितना, 13 7 नहीं 13 6, तो 13 6 178। और क्या बचा फिर अपने पास 3 32, तो 13 दूना 26, फिर 6 और 5 कितना हुआ 65, 13 पंजे 65। तो 1 की वैल्यू हमारे पास निकल कर आई है 1625। और हमसे पूछा गया है कि बी का हिस्सा कितना होगा। तो बी का हिस्सा कितना होगा ये आपको बताना है। तो 9 से मल्टीपल कीजिए 1625 से, तो बी का हिस्सा आपके पास निकल कर आएगा। जब आप 1625 को 9 से मल्टीपल करेंगे तो आपके पास क्या आता है, 9 5 45 का 5 4 बचे, 9 दूनी 18 और 4 22 का 2 बचा, फिर क्या है 9 6 54, 54 और 2 कितने हो गए 56, कितना बचा 5 और 9 9 9 एकम 9 और 5 कितने हो गए 9 और 5 14। तो 14,625 इसका आंसर होगा जो ऑप्शन 1 के अंदर है। ठीक है, क्लियर है आप सभी लोगों को। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपको क्या कहता है, अगले सवाल में आपको दे रखा है लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। यदि इसके आधार का व्यास 3.5 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन क्या होगा, ये आपको बताना है। जो ये सवाल है इस सेशन का लास्ट सवाल होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि लंबवर्तीय बेलन उसका आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन। चलो बेलन के आयतन सीख लेते हैं। जो बेलन है, बेलन कैसा होता है, बेलन इस आकृति का होता है। इसका आयतन यहाँ सेम वो रहती है, जो त्रिज्या है दोनों सेम है। ठीक है, ये बनाने में थोड़ी ऊपर से छोटा हो गया है नीचे से बड़ा हो गया है, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए। तो वॉल्यूम क्या होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। सी ऐसे क्या होता है, जो सी ऐसे है वो क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। सी ऐसे क्या हो गया 2 पाई आर एच। अब टी ऐसे भी निकालना है, टी ऐसे कितना होता है 2 पाई आर एच। और ये बेस और ये ऊपर का है ना, इनका क्षेत्रफल कितना हो गया प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो हम इन्हें लिख सकते हैं 2 पाई आर एच प्लस आर। तो ये क्या हो गया टी ऐसे हो गया। ठीक है, तो आपको अब बेलन का आयतन निकालना आ गया है। अब हम सवाल को करते हैं। सवाल में आपको दे रखा है कि इसकी जो ऊंचाई है वो 16 सेंटीमीटर है और व्यास क्या दे रखा है 3.5। तो त्रिज्या क्या होगी व्यास की आधी। तो इसका आयतन क्या होता है पाई, तो 22/7 आर, आर कितना है 3.5/2 मल्टीपल 3.5/2 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 16 है। ठीक है, अब हम इन्हें कैंसिल करते हैं। हमने कैंसिल किया 7 से, ये 0.5 हमने कैंसिल किससे किया इससे, तो ये कितना आ गया, ये हमारे पास 4 से कैंसिल करेंगे 4। अब आप इन दोनों को मल्टीपल करोगे 4 को तो 20 आएगा, मतलब 2 आ जाएगा। 2 को मल्टीपल कीजिए आप इससे 3.5 से, तो कितना आया 7। अब 22 मल्टीपल 7 कितना होता है 154। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, क्या आप सभी लोगों को ये चीज़ क्लियर है? अगर क्लियर है तो अब हम अपने सेशन को ख़त्म करते हैं। हमने आज के सेशन के अंदर टोटल 20 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और इस सेशन से आप कुछ न कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में इसी उत्साह के साथ।